नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस हिंदी साहित्य नेट जीआरएफ सिलसिले में। हम रिवीजन कर रहे हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का जो कि अक्सर नेट जीआरएफ में पूछे जाते हैं और प्रश्न जो है इन्हीं बिंदुओं से बनते हैं। तो देखिए, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन्हीं के ये सारे आंसर्स हैं। उनको डिटेल्स में मतलब मैंने आंसर लाया, उनके डिटेल्स में मैं सारी चीज़ों को लेके आया हूँ। तो उनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आने वाले संभावित वर्षों में, और जितने प्रश्न बने हैं उन सभी के उत्तर मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। और अगर आपने इन सभी चीज़ों का रिवीजन कर लिया तो आप श्योर हो जाते हैं 80% की हाँ, जो मेरा नेट का सिलेबस है वो एक तरह से 80% कंप्लीट हो गया। 20% जो है वह पूरा अगर हम जब तक नहीं पढ़ते, जब तक क्लियर नहीं होता। तो देखिए 80% की गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी 20% आपके ऊपर है। तो देखिए, आज की जो यूनिट है वह है कविता के ऊपर, और कविता को हम देखेंगे और कविता के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नई कविता में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेट का एग्ज़ाम जो जेआरएफ का है वह जून 2024 का बहुत ही जल्दी होने वाला है। उसका फॉर्म आ चुका है, तो आप हो सके तो जल्दी भर देना ताकि आपको जो सिटी हो अलॉट हो वह आपके पास वाली ही सिटी मिल जाए, वरना आप भागते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं नई कविता के बारे में। तो देखिए, इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे जितने भी मतलब मैंने लेक्चर्स लिए हैं, इस पे जितने भी हुए हैं उन सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं। और वहाँ पे कुछ अलग से भी नेट जीआरएफ से रिलेटेड, जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी भी पीडीएफ डाली हुई है, तो आप वहाँ पे जाके आसानी से पा सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य गुरु चैनल के नाम से चैनल है और आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नागार्जुन। नागार्जुन का जो असली नाम है वह वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि नागार्जुन जो है उनका पूरा नाम क्या है। तो नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। यह भी पूछा जाता है कि यात्री जो उपनाम है किसका है, तो यात्री उपनाम जो है नागार्जुन का ही है। और काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपन्यास से भी कविताएं लिखी है। मतलब इनके 3 उपनाम हैं, वैदेह, यात्री और जो वैद्यनाथ मिश्र है इनका असली नाम है, और नागार्जुन जो है इनका उपनाम है। तो ये सारे के सारे उपनाम हमें पता होने चाहिए नागार्जुन के बारे में। इनसे प्रश्न बनाए जा चुके हैं और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो यात्री उपनाम है किसका है, तो नागार्जुन का है। और देखिए क्या है, मुक्तिबोध के बारे में हम देखते हैं। मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध के बारे में हम देखते हैं। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। मतलब इन्होंने कविताएं तो बहुत लिखी, लेकिन उनका कोई भी काव्य संग्रह था वह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ, उसके बाद हुआ है। और देखिए, रघुवीर सहाय के बारे में देखते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर रहा है। उनकी कविताएं आज़ादी के बाद, विशेष रूप से सन 1960 के बाद के भारत की तस्वीर को समग्रता से पेश करती है। मतलब इन्होंने भारत का चित्रण किया है 1960 के बाद के भारत का। और देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में सानेट के जन्मदाता त्रिलोचन थे। सानेट नाटक भी है, कविता भी है। तो जो सानेट कविता है उसके जन्मदाता त्रिलोचन है, और हिंदी में सानेट को विजादित माना जाता था, लेकिन त्रिलोचन ने इसका भारतीकरण किया। जो सानेट था उसको क्या माना जाता था, विजादित माना जाता था, लेकिन इसका भारतीकरण हुआ और इसमें थोड़ी चीज़ें बदल गई भारत के अंदर। त्रिलोचन ने कहानी, गीत, गजल और आलोचना से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। देखिए, त्रिलोचन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वैभव संपन्न व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ देने की कोशिश की है। और देखिए, रघुवीर सहाय के बारे में देखते हैं। रघुवीर सहाय का जो जन्म है 1929 ईस्वी में हुआ।
लोग भूल गए रचना के लिए 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जो रघुवीर साई की रचना है लोग भूल गए, इनके लिए 1982 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नरेश मेहता, जो कि नरेश मेहता, केसरी कुमार, ये सब जो लोग थे नकेनवाद के जन्मदाता थे। देखिए जन्म इनका 1921 ईस्वी में हुआ। अरण्या के लिए 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अरण्या के लिए इनको 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। समग्र साहित्य पर 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1992 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिला है। और देखिए नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में पुरस्कार मिला, तो ये याद होना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ है। इन्होंने कहानी और नेहा साहित्य नामक पत्रिका का संपादन किया। यह भी पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी पत्रिका है, तो नेहा पत्रिका है। और इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में हुआ है। और 1911 में ही नागार्जुन का भी जन्म हुआ है, तो ये याद होना चाहिए। और देखिए शमशेर बिंबवादी कवि और एजरा पाउंड से प्रभावित हैं। बिंब मतलब इनकी जो कविताएं हैं ऐसी है कि जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सीन क्रिएट होता है, इमेज बनती है। तो बिंब होता है, इमेज को ही बिंब कहा जाता है हिंदी में, साहित्य की भाषा में बिंब कहा जाता है। और देखिए धर्मवीर भारती, इनका जो जन्म है 1926 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ। 1943 ईस्वी में साहित्यिक संस्था परिमल की स्थापना की। साहित्यकारों की सहायता के लिए 1972 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और देखिए 1987 ईस्वी में मुंबई से धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन किया। इनका जो धर्मयुग है, धर्मयुग पत्रिका बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो 1987 ईस्वी में मुंबई से धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन किया। गुनाहों का देवता, इनका बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित उपन्यास है गुनाहों का देवता। उपन्यास को हिंदी साहित्य का सदाबहार माना जाता है। मतलब इस साहित्य को पढ़ लो, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। प्रमथ्यु गाथा, धर्मवीर कृत लंबी कविता है। प्रमथ्यु गाथा, तो इनकी कविता है, लंबी कविता है प्रमथ्यु गाथा। और देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म है 1914 ईस्वी में डिगरिया जिला होशंगाबाद में। उदय प्रकाश में इनको कविता का गांधी कहा है। उदय प्रकाश ने इनको कविता का गांधी कहा। यह भी पूछा जा सकता है कि कविता का गांधी किसको कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। और उदय प्रकाश ने इनको ये उपनाम दिया है। इन्होंने सहजता का कवि, इनको सहजता का कवि भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में गांधीवादी दर्शन को लेकर साहित्य रचना करने वाले कवि हैं। बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बुनी हुई रस्सी पूछी जाती है कि इसकी रचना का वर्ष क्या है, तो 1972 में इनको इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और बुनी हुई रस्सी जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। नरेश मेहता की रचनाएं देख लेते हैं। मेरा समर्पित एकांत, समय देवता कविता इसी में है। नरेश मेहता का कौन सा है, मेरा समर्पित एकांत जो है कविता संग्रह है। और समय देवता कविता इसी के अंदर संकलित है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, भारत चीन के युद्ध पर लिखा गया ये कविता है, बोलने दो चीड़ को। संशय की एक रात, संशय की एक रात भी इन्हीं की, नरेश मेहता की ही रचना है। महाप्रस्थान भी इनकी ही रचना है। शबरी भी उन्हीं की रचना है। प्रवाद पर्व भी इन्हीं की रचना है। चैतन्य भी इन्हीं की सॉरी एक बार और देख लेते हैं हम नरेश मेहता की रचनाएं कौन कौन सी है। मेरा समर्पित एकांत जो रचना है, मेरा समर्पित एकांत, इसके अंदर एक कविता संकलित है, समय देवता कविता इसी के अंदर संकलित है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ों को, भारत चीन के युद्ध पर है। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, शबरी, प्रवाद पर्व, चैतन्य, तुम मेरा मौन हो, अरण्य, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर की रचनाएं अगर हम देखें, कुछ कविताएं 1959 ईस्वी की है, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी की है। और
चुका भी हूँ नहीं अभी 1975 ईस्वी की रचना है। चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 की इनकी रचना है शमशेर बहादुर की, और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इतने अपने पास 1980 की रचना है। बात बोलेगी 1981 की रचना है। सुकून की तलाश 1988 ईस्वी की रचना है। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं पूछी जाती है, और जो 1975 की चुका भी हूँ नहीं मैं अभी, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह अगर हम देखें तो गीत फरोश बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली कविताओं में से एक है गीत फरोश। 1953 ईस्वी की रचना है। अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी की रचना है। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी की रचना है। खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी की रचना है। परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी की रचना है। इदम न मम 1977 ईस्वी की रचना है। त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी की रचना है। अनाम तुम आते हो 1979 ईस्वी की रचना है। तुस की आग 1985 ईस्वी की रचना है। कालजयी 1980 ईस्वी की रचना है, और खंडकाव्य हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम देखें रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह देखें तो देखिए सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी की रचना है, और आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी की रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी की रचना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी की रचना है। एक समय था मरणोपरांत। तो ये सारी की सारी रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है, और इनसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और देखिए धर्मवीर भारती की रचनाएं। ठंडा लोहा ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, 1952 ईस्वी की रचना है। अंधा युग 1955 ईस्वी की रचना है। हिंदी का नीति काव्य है, इसमें 5 अंक है। देखिए अंधा युग जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मतलब एक काव्य है, और 1955 ईस्वी का काव्य है, और धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। और ठंडा लोहा 1952 ईस्वी का है। सात गीत वर्ष 1959 ईस्वी का है, और कन्नू प्रिया 1959 ईस्वी का है, और सपना अभी भी 1993 ईस्वी का है, और आद्यंत 1999 ईस्वी का हमें देखने को मिलता है। देखिए देशांतर इन्हीं की रचना है, और देशांतर के बारे में थोड़ा देखते हैं। देशांतर जो है धर्मवीर भारती की रचना है, 1960 की रचना है, और यह विदेशी कहानियों का संग्रह है। जो देशांतर है विदेशी कहानियों का संग्रह है। और खुशबू के शिलालेख में देखिए क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख, और 1973 ईस्वी की रचना है। काव्य संग्रह है ये। और लोग भूल गए हैं इनकी रचना जो है रघुवीर सहाय ने की है। रचनाकाल जो है 1982 ईस्वी है, और विधा जो है इसकी काव्य संग्रह है। और देखिए काल तुझसे होड़ मेरी यह भी पूछा जाता है कि ये जो रचना है किसकी है। तो ये जो रचना है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, और रचनाकाल अगर हम इसका देखें तो 1988 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। देखिए ये इनसे सारे मतलब इनसे पहले भी प्रश्न बनाए जा चुके हैं, तो इनको अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, 2-4 बार देख लिया, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी रविंद्र भवन नई दिल्ली की प्रतिष्ठित द्वैमासिक हिंदी पत्रिका है। जो समकालीन भारतीय साहित्य है वह साहित्य अकादमी के द्वारा एक प्रकाशित द्वैमासिक पत्रिका है, जो कि कहाँ से प्रकाशित होती है, नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। इसका प्रकाशन सन 1980 से हो रहा है। यह पत्रिका विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित श्रेष्ठ समकालीन साहित्य को प्रस्तुत करती रही है। इसके संपादक श्री ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं। तो देखिए इसके जो संपादक है ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी हमें देखने को मिलते हैं। पूछा जा सकता है कि जो समकालीन भारतीय साहित्य की जो मतलब पत्रिका है उसके संपादक कौन है, तो श्री ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी इसके संपादक है। और देखिए और इस पत्रिका का जो प्रकाशन है 1980 से शुरू हुआ था। रघुवीर सहाय के बारे में देखते हैं। इनका परिचय, रघुवीर सहाय 1929 का जन्म है इनका, 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। एक प्रमुख हिंदी कवि, निबंधकार और पत्रकार थे। मुख्य कृतियाँ अगर हम देखें, लोग भूल गए दूसरा सप्तक के कवि हैं, और
दूसरे सप्तक के कवि हैं। यही योगदान देखें तो रघुवीर सहाय ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर लिखा है और दिनमान पत्रिका के संपादक रहे हैं। और देखिए भारत भूषण अग्रवाल की अगर हम बात करें तो परिचय भारत भूषण अग्रवाल 1927 ईस्वी की रचना है। भारत भूषण अग्रवाल जो है उनका जो जन्म है 1927 में हुआ और 1992 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे। वहीं देखिए मुख्य कृतियाँ अगर हम इनकी देखें तो उनकी कविताएं प्रायः रोजमर्रा के अनुभवों और भावनाओं को प्रस्तुत करती है। योगदान भारत भूषण अग्रवाल ने साहित्य में अपनी अनूठी शैली और सोच के माध्यम से एक खास पहचान बनाई है। और देखिए धर्मवीर भारती परिचय अगर हम इनका देखें तो धर्मवीर भारती 1926 में जैसे इनका जन्म हुआ 1997 में इनकी देहांत हो गया। एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, कवि, नाटककार और पत्रकार थे। कृतियाँ इनका था गुनाहों का देवता जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1952 की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग 1954 की रचना है। योगदान अगर हम देखें योगदान अगर हम इनका देखें तो धर्मयुग जो मासिक पत्रिका है इन्हीं के द्वारा संपादित हुई और उन्होंने हिंदी साहित्य में अपने विचारशील लेखन के द्वारा एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। और देखिए अज्ञेय की बात करते हैं जो कि प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अज्ञेय जिनका असली नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय था। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और पत्रकार थे। मुख्य कृतियाँ अगर हम इनकी देखें तो उनकी प्रसिद्ध कृतियों में शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी की रचना है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी साहित्य है। यही अगर हम देखें इनका योगदान तो अज्ञेय ने प्रयोगवादी साहित्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तार सप्तक के माध्यम से नई कविता आंदोलन को आगे बढ़ाया। और देखिए नई कविता हिंदी साहित्य है ना, तो नई कविता के बारे में हम देखते हैं हिंदी साहित्य में नई कविता है क्या। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। नई कविता अपनी वस्तु, छवि और रूप छवि दोनों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच विकास का क्रम है प्रयोगवाद, उसमें भी विशेष है। और देखिए समकालीन कविता क्या है, तो हुकुमचंद राजपाल के अनुसार समकालीन कविता का प्रारंभ सन 1964 के बाद माना जा सकता है। हुकुमचंद राजपाल के अनुसार 1964 के बाद की जितनी भी कविताएं हैं वह समकालीन कविताओं के अंतर्गत आती हैं। वही देखिए अकविता क्या है, पूर्व साहित्य मानकों को अस्वीकार कर चलने वाली एक नए प्रारूप की हिंदी कविता जो नई कविता के बाद शुरू हुई। वही देखिए हिंदी काव्य धारा की एक नवीन विधा है, क्या चीज, नवगीत। नवगीत भी पूछा जाता है कि नवगीत है क्या, तो हिंदी काव्य धारा की एक नवीन विधा है, नई विधा है। इसकी प्रेरणा सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और लोकगीतों की समृद्ध भारतीय परंपरा से हमें देखने को मिलती है। नवगीत की परंपरा कहाँ से हुई है, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सभी से हमें देखने को नवगीत की परंपरा देखने को मिलती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिनमान में छपने वाले चर्च और चरखे स्तंभ के लिए प्रसिद्ध हैं। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, दिनमान जो पत्रिका है उसमें छपने वाले चर्च और चरखे जो इनकी रचना है इसके लिए प्रसिद्ध हुए। और ये पूछा जा सकता है, पत्रिकाएं अगर हम देखें, दिनमान 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई पत्रिका है, पराग 1982 ईस्वी की पत्रिका है। और देखते हैं बाल कविता, देखते हैं हम, बतुता का जूता
इब्न बतूता जो था, यहाँ पे केवल बतूता लिख रखा है। बतूता का जूता 1971 ईस्वी की रचना है। महगू की टाई 1974 ईस्वी की रचना है। और देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जन्म 1927 ईस्वी में हुआ इनका, और जन्म स्थान था बस्ती, जो जगह का नाम क्या है, बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुख्य रचनाएं अगर हम देखें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं अगर हम देखें तो काठ की घंटियां 1959 ईस्वी की रचना है। बांस के फूल 1963 ईस्वी की रचना है। एक सूनी नाव 1966 ईस्वी की रचना है। गर्म हवाएं 1966 ईस्वी की रचना है। कुआनो नदी 1973 ईस्वी की रचना है। जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी की रचना है। और क्या कह कर पुकारूं संग्रह में प्रेम परक कविताएं संकलित है। कोई मेरे साथ चले, ये सारी रचनाएं जो हैं हमें देखने को मिलती है और बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत आती है। और देखिए सॉरी, थोड़ा मेरे को जुकाम हो रखा है, तो थोड़ा खराश और छींकें आ रही है बार बार, तो थोड़ा। और देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और 4 अप्रैल 1987 में इनका देहांत हो गया। अज्ञेय प्रयोगवाद नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि है। प्रयोगवाद और नई कविता को प्रतिष्ठित जो किया है अज्ञेय ने किया है। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने क्या किया, अनुदित किया, मतलब इनका ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया है। और देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है 1911 से 1993 ईस्वी तक का इनका जीवन काल है। और इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, कुछ कविताएं 1959 ईस्वी की है, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी की है। चूका भी हूँ मैं नहीं 1975 ईस्वी की है। बात बोलेगी 1981 ईस्वी की है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1986 ईस्वी की रचना है। और देखिए, शंकुत माथुर, इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो 1912 ईस्वी से 2004 ईस्वी की इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। चांदनी चुनर 1960 ईस्वी की रचना है। लहर नहीं टूटेगी 1990 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि 1913 में इनका जन्म हुआ और 1985 में इनका देहांत हो गया। उपाधि इनको मिली हुई थी कविता का गांधी। भवानी प्रसाद मिश्र को उपाधि मिली हुई थी कविता का गांधी, और गांधी का बेटा भी इनको कहा जाता था। गीत फरोश जो है इन्हीं की रचना है 1956 ईस्वी की। चकित है दुख 1968 ईस्वी की। अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी की। गांधी पंचशती 1969 ईस्वी की। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी की। खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी की। और परिवर्तन जिए 1976 ईस्वी की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए, त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी की रचना है। और अंतर्गत 1969 ईस्वी की 79 ईस्वी की रचना है। अनाम तुम आते हो 1979 ईस्वी की रचना है। कालजयी 1980 ईस्वी की रचना है। मानसरोवर दिन 1981 ईस्वी की रचना है। नीली रेखा तक 1984 ईस्वी की रचना है। तूस की आग 1985 ईस्वी की रचना है। यह कोहरे मेरे हैं 1993 ईस्वी की रचना है। हरिवंशराय बच्चन, जो कि हमारे सिलेबस में लगे भी हैं, तो इनका जो जन्म है 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई है। हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक हैं और प्रेम व मस्ती की कवि कहा जाता है इनको। हिंदी का वायरन कहा जाता है, मतलब हरिवंशराय बच्चन को हिंदी का क्या कहा जाता है, तो वायरन कहा जाता है। हिंदी का वायरन किसको कहा जाता है, हरिवंशराय बच्चन को। अगर हम इनकी आत्मकथा देखें तो पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, और इसका जो रचना हुआ है वो 1969 में हुआ है। भाग 2 नीड़ का निर्माण 1970 ईस्वी की रचना है। और भाग 3 है बसेरे से दूर 1978 ईस्वी की रचना है। और भाग 4 है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की रचना है। अगर हम इनकी अन्य रचनाएं देखें, मधुशाला जो कि 1935 ईस्वी की रचना है। मधुबाला 1936 ईस्वी की रचना है। और मधु कैलाश 1937 ईस्वी की रचना है। और निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी की रचना है। और
सतरंगनी 1945 ईस्वी की रचना है, जो कि हमें देखने को मिलती है और हरिवंश राय बच्चन से पूछे जाते हैं सवाल। तो आप इनके जो ये हैं इसको सीरीज से याद कर लेना, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशानी मंत्रण और सतरंगनी को, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और देखिए त्रिलोचन, जैसा कि हमने इनको शुरुआत में भी पढ़ा है, 1917 में इनका जन्म हुआ, 2007 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मूल नाम इनका क्या था? वासुदेव सिंह। यह भी पूछा जा सकता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो वासुदेव सिंह नाम था इनका त्रिलोचन का। और प्रगतिवादी युग के रचनाकार हैं। रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो धरती 1945 ईस्वी की रचना है, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी की रचना है, दिगंत 1957 ईस्वी की रचना है, उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी की रचना है। और मुक्तिबोध के बारे में हम देख लेते हैं। जन्म इनका 1917 में हुआ है और 1964 ईस्वी में तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। इनकी जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी की मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी की इनकी रचना है। और देखिए धूमिल, इनका जो पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। पूछा जाता है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है, तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। और 1936 में इनका जन्म हुआ, 1975 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी की रचना है। और देखिए नागार्जुन 1911 में इनका जन्म हुआ, 1998 ईस्वी में इनके देहांत हो गया। और पूरा नाम इनका क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। रचनाएं इनकी क्या है? सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी की है। भस्मांकुर 1971 ईस्वी की। खिचड़ी विप्लव देखा मैंने 1980 ईस्वी की है। ये इनकी रचनाएं जो भी है सारी पूछी जाती है। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी की है और भस्मांकुर 1971 की। खिचड़ी विप्लव देखा मैंने 1980 की है। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी की है। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी की इनकी रचना है। तो ये सारी की सारी रचनाएं पूछी जाती है और सारी की सारी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और आपके दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनको टेलीग्राम चैनल से जोड़िए और उनको शेयर कीजिए ताकि हर किसी का भला हो सके। और जितना भी आपको मटेरियल मैं उपलब्ध करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही ज़्यादा है और मतलब इतना आपको इंटरनेट पे भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही और अगली श्रृंखला में आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके आऊँगा। और जो श्रृंखला चल रही है ये श्रृंखला नेट के एग्ज़ाम तक चलेगी और आप मतलब ऐसे तैयार हो चुके होंगे कि मतलब आप सारे प्रश्न को हल करने में सक्षम रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में। जब तक के लिए धन्यवाद।